एल्किल हैलाइड्स को एल्किल हैलाइड से बना सकते हैलाइड्स एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर एक एल्किल ग्रुप है आर, इसके साथ क्लोराइड लगा है, इसको सोडियम आयोडाइड और एसीटोन से ट्रीट करते हैं। एल्किल आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड, मीडियम एसीटोन रहता है, एक्वस नहीं है। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, मीडियम एसीटोन रहता है, रेस्पिरेट कर जाता है। इसी एल्किल क्लोराइड को अगर सिल्वर क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, क्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी सिल्वर में आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स कैटायन सेम है, कैटायन सेम है। एनाइंस बड़े हो रहे हैं, क्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा है, आयोडीन काफी बड़ा होता है। सेम कैटायन के लिए जब आयोडाइड का साइज बड़ा होता है, ये आयोडीन है, ये नेगेटिव चार्ज स्फेरिकल शेप में रहता है, ये पॉजिटिव क्लाउड इसको डिस्टॉर्ट करेगा, वजान शून्य लगेगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो सिल्वर के जो आयोडाइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, फ्लोराइड्स होते हैं, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर सिल्वर के आयोडाइड में होगा, फिर ब्रोमाइड में, फिर सिल्वर के क्लोराइड में और फिर सिल्वर के क्लोराइड में। इसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल होंगे रिलेटिवली। बाजार सूल याद है ना, इसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये इनसॉल्युबल रहेगा। रिलेटिवली इसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, ये सॉल्युबल रहेगा। सिल्वर का फ्लोराइड है, ये सॉल्युबल रहता है, ये सॉल्युबल रहता है। फ्लोराइड्स की एक्टिविटी, फ्लोराइड्स की एक्टिविटी ब्रोमाइड्स की, और रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहता है। सिल्वर फ्लोराइड दिया, ये सॉल्युबल होकर F माइनस देगा, इसकी रिएक्टिविटी क्लोराइड से ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी क्लोराइड से ज्यादा है, एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, बाकी क्या मिलेगा हमें, सिल्वर क्लोराइड। इसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी इसकी तुलना में, तो फ्लोराइड का एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक एल्किल हैलाइड से हम दूसरा एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, इसमें हमने क्या लिया था, क्लोराइड, इसमें क्या मिल गया, आयरन, और इसमें फ्लोराइड मिल गया। इस वाले रिएक्शन को कहते हैं फिंकरस्टीन रिएक्शन। फिंकरस्टीन रिएक्शन में एल्किल आयोडाइड्स स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं, और ये जो फ्लोराइड बनाने वाला पाथवे है, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाता है। एल्किल क्लोराइड्स, तो फिंकरस्टीन मैकेनिज्म, पाथवे, इसमें ज्यादा स्टेप्स नहीं होते, तो फिंकरस्टीन पाथवे क्या होता है वो देखते हैं। सोडियम आयोडाइड, इसमें अजीब बात क्या है, क्लोराइड्स ले रहे हैं, सोडियम आयोडाइड ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पोलर और नॉन पोलर, दो तरह के हो सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर, वाटर पोलर है। अब जब पोलर होता है तो इसमें भी दो तरह की बात आती है, एक होता है पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक वो होता है जो H प्लस सप्लाई कर सकता है, पोलर एप्रोटिक वो होता है जो H प्लस सप्लाई नहीं कर पाएगा। वाटर
अल्कोहल, ये पोलर प्रोटीन, पोलर एप्रोटिक एसीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, DNF, H, C डबल बॉन्ड O, N, CH3, CH3, डाइमिथाइल, एक कार्बन है, ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है। फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन के लिए। एमाइड, नाइट्रोजन को बता रहे हैं, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, एक वैलेंसी में कार्बन आ गया, बाकी 2 वैलेंसी में डाइमिथाइल, और इसको हेल्डेट बना दिया। सो एसीटोन, DMF, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फर डबल बॉन्ड O, CH3, CH3, ये सब में कॉमन बात है, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा, यहाँ ऑक्सीजन सल्फर से, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सारे हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े, यहाँ भी हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा, यहाँ भी हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा, यहाँ भी सारे हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ H प्लस नहीं आएगा, ये H प्लस नहीं देगा ना, इसको क्या कहते हैं, पोलर, पोलर तो है ये क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि H प्लस नहीं देगा तो पोलर एप्रोटिक, ये रिएक्शन पोलर एप्रोटिक मीडियम लेने से होता है, वरना नहीं होता। ये पोलर एप्रोटिक क्या करता है, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड टूट जाता है Na प्लस I माइनस में, ये मीडियम में अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज, हम एसीटोन ले रहे हैं, सोडियम को बहुत सारे एसीटोन आके घेर लेंगे, सोडियम को बहुत सारे एसीटोन आके घेर लेंगे, सोडियम स्टेबल हो जाएगा, सोडियम स्टेबल हो जाएगा, लेकिन आयोडाइड, इसको सॉल्वेट करने के लिए मीडियम में कुछ भी प्रेजेंट नहीं। इसमें अजीब बात क्या है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात देखें, क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होता है क्लोराइड से, क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है आयोडाइड से। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है, Ri प्लस NaCl, मैंने एल्किल क्लोराइड लिया, सोडियम आयोडाइड लिया, एसीटोन ले रहा हूँ, और प्रोडक्ट जो मिला पहले उसको देख रहा हूँ, तो मुझे ये समझ आया कि आयोडाइड जो लेस रिएक्टिव होता है वो क्लोराइड को रिप्लेस कर, तो हो नहीं सकता, एक लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को रिप्लेस कैसे कर सकते, तो इसके ड्राइविंग फोर्स दो होते हैं, इस रिएक्शन को होने के दो ड्राइविंग फोर्स, सोडियम आयोडाइड को एसीटोन के प्रेजेंस में, अच्छा किसी की रिएक्टिविटी कम होती है उसमें सॉल्वेशन हो जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, एक स्पीसीज के ऊपर चार्ज है, वो अनस्टेबल होगा, उसकी रिएक्टिविटी होगी, अगर उसमें सॉल्वेशन हो जाता है तो चार्ज कम हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। यहाँ आई माइनस टूटा, Na प्लस आई माइनस, मीडियम ऐसा था, Na प्लस को सॉल्वेट कर दिया, आई माइनस को सॉल्वेट नहीं कर पाया, ये आई माइनस SN2 अटैक करेगा, ये क्लोराइड बाहर आएगा। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि क्लोराइड अगर बाहर आएगा तो एसीटोन आई माइनस को सॉल्वेट नहीं कर पाया था, तो क्लोराइड को भी नहीं कर पाएगा, नहीं सर, ये एसीटोन Na प्लस को सॉल्वेट कर रहा था, आई माइनस को सॉल्वेट नहीं कर रहा, तो हम बोल रहे हैं क्योंकि आई माइनस सॉल्वेट नहीं कर पा रहा है एसीटोन, तो आई माइनस की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, आई माइनस कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकालेगा। अगर Cl माइनस बाहर आएगा तो ये एसीटोन Cl माइनस को भी सॉल्वेट नहीं करेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी ऐसे ही ज्यादा रहती है, वो और ज्यादा हो जाएगी, नहीं ऐसा समझ में, नहीं सर, सोडियम आयोडाइड
ये टूट कर क्या देगा, Na+ और I-। तुमने इसको किसके प्रेजेंस पे तोड़ा, एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन नहीं। एसीटोन में ये सब में एक कॉमन बात है कि ये हाइड्रोजन सप्लाई नहीं करता। तो ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव एंड है, Na जब टूट कर Na+ और I- देगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव एंड सोडियम को सॉल्वेट कर देगा। I- को सॉल्वेट करने के लिए कुछ नहीं, I- के चार्ज के अराउंड कुछ नहीं है, तो ये चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। और चार्ज का प्रेजेंस इसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्लोरीन बाहर आएगा। अच्छा, अगर क्लोरीन बाहर आएगा, जैसे एसीटोन ने I- को सॉल्वेट नहीं किया था, अगर I- को अटैक करता है और क्लोरीन बाहर आता है, तो वो क्लोरीन को भी सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्लोरीन की रिएक्टिविटी आयोडाइड से ज्यादा होती है, तो अगर I- सॉल्वेट नहीं होने की वजह से रिएक्टिव हो गया, तो Cl- जो ऑलरेडी रिएक्टिव है, वो सॉल्वेट नहीं होने की वजह से और रिएक्टिव होगा, तो ये फिर अटैक करेगा और फिर RCl और Na मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ सब में एसीटोन लेने का पर्पस ये होता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, सोडियम क्लोराइड is found to be less soluble in acetone than sodium iodide। ऐसा क्यों? वेरी गुड। सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड में ज्यादा परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, Na में। अच्छा, एक मोर लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसमें ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है और ये भी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर रखता है, तो ये इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक पोलर, एक पोलर को डिजॉल्व करते हैं, एक नॉन पोलर, एक नॉन पोलर को डिजॉल्व करते हैं। एसीटोन लिया है तुमने, सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड में परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा, तो ये एसीटोन में ज्यादा सॉल्युबल होगा, सोडियम क्लोराइड एसीटोन में कम सॉल्युबल होगा। तो जैसे ही ये I- इसको रिप्लेस करेगा, ये क्या बन जाएगा, NaCl। और जैसे ही NaCl बन जाएगा, मीडियम एसीटोन है, ये प्रेसिपिटेट बन के अलग होता जाएगा, और जैसे ही ये प्रेसिपिटेट बन के अलग होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। तो ये सारा गेम किसने किया, एसीटोन ने, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होती। ये फिंकरस्टीन देख लो, समझ आया। In acetone, Na due to more percentage covalent character is more soluble, NaCl due to less percentage covalent character is less soluble, and thus precipitates out, shifting the equilibrium forward। So Finkelstein, Schwartz, AgF, AgCl, less soluble, more soluble, thus precipitates, thus precipitates out, drives equilibrium forward। RCl plus AgF, AgCl precipitate RF। अच्छा, Ag2F2 may also be used,
ऑन सेम ग्राउंड। Ag2F2 अगर लेते हैं, वो Ag2Cl2 बनाएगा। कैलोमर इलेक्ट्रोड पड़ा था, Ag2Cl2 इनसॉल्युबल होता था, AgCl2 सॉल्युबल होता था। तो ये Ag2F2 Ag2Cl2 बना के सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, ये R कॉमन लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, ये जनरल लिखा है ना R, ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, ऐसे R से रिएक्शन नहीं आएगा एग्जाम में, ये तो हमने जनरल पढ़ा है। CH3 CH2 Cl प्लस Ag2F2 2CH3 CH2F प्लस Ag2Cl2। और हैलाइड एक्सचेंज है, ये भी समझ गए। अच्छा, एक कॉमन रिएक्शन, एक कॉमन टर्म टर्मिनोलॉजी, सो एक कॉमन टर्म ये यूज होता है। फिंकलस्टीन और शॉर्ट्स में डिफरेंस क्या है? फिंकलस्टीन में आयोडाइड प्रोडक्ट्स होते हैं और शॉर्ट्स में क्लोराइड्स प्रोडक्ट होते हैं। अगर तुम हैलोजन को देखोगे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट हायर एल्किल हैलाइड कहलाएगा, जिसका लोअर मॉलिक्यूलर वेट है वो लोअर एल्किल हैलाइड। तो फिंकलस्टीन में क्या होता है, एक लोअर एल्किल हैलाइड से हायर एल्किल हैलाइड की तरफ जाते हैं, और शॉर्ट्स में क्या जाते हैं, एक हायर एल्किल हैलाइड से हमेशा लोअर एल्किल हैलाइड। तो ये भी आता है एकदम इसमें, फिंकलस्टीन में लोअर एल्किल हैलाइड टू हायर एल्किल हैलाइड, और शॉर्ट्स हायर एल्किल हैलाइड से लोअर एल्किल हैलाइड। हो गया। अब दो एल्कोहल्स, बेटा उसको शॉर्ट्स में, शॉर्ट्स में भी यहाँ ब्रोमाइड्स ले लोगे अगर, तो यहाँ AgBr मिल जाएगा। एल्कोहल्स, एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन का वाइटल है। दो अच्छी बात है, इसके बाद ही हमें चैप्टर पढ़ना होता है अल्कोहल फिनोल ईथर। पहले हम अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, अब फिर क्या करेंगे, अल्कोहल का रिएक्शन। अभी हम एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, फिर इस एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका रिएक्टिविटी। और जब रिएक्टिविटी आएंगे वो क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे ही जब अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे तो अल्कोहल का फिर रिएक्शन भी देखेंगे। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड। तो जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, तो उसमें ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, इससे फायदा मिल जाएगा। अल्कोहल्स, अगर अल्कोहल होता है, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के बहुत सारे रास्ते। पहला है HX, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। HX एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो हमें RX मिल जाता है। अच्छा, इधर देखो, ये एक तरीका, पहले लिख लेते हैं सारा चार्ट। और फिर अल्कोहल से PCl5, अल्कोहल से PCl5 का रिएक्शन कराते हैं, तो हमें RCl मिल जाएगा।
प्लस POCl3 मिलता है H2O। HCl। अच्छा, यहाँ पर PCl5 यूज कर सकते हैं, PBr5 एग्जिस्ट नहीं करता है, Pi5 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और एल्किल क्लोराइड मिलेगा। फिर PCl तो हमें मिल जाएगा RCl 3 मोल। PBr3 यूज कर सकते हैं P4 प्लस Br2 लेकर, Pi3 भी यूज कर सकते हैं P4 प्लस I2 लेकर, प्लस H3PO3 मिलेगा, SOCl2 थायरिल क्लोराइड, तो यहां मिलेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl, SOCl2 प्लस pyridine। इस प्रोसेस को कहते हैं डार्जेंस प्रोसेस। यहां मिलेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन SN2 पाथवे से होगा, ये रिएक्शन SNI पाथवे से होगा, ये SN2 पाथवे, ये भी SN2 पाथवे, ये SN1 में भी होता है, SN2 में भी। ये एक छोटा सा चार्ट बना लो, ये हमें पढ़ना है। ये सबके मैकेनिज्म काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। ये लिखा है क्लास का? अच्छा, ये लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। फिर अल्कोहल से स्टार्ट करो। देख, अल्कोहल ROH प्लस HX RX प्लस H2। क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन दिख रहा होगा तुम्हें, R के साथ OH और यहाँ R के साथ X। यहां से X ने R को सब्स्टिट्यूट, OH माइनस एक एक पुअर लिविंग ग्रुप, OH माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप, Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। OH माइनस पुअर लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये वीक बेस। तो एक वीक बेस ने, अगर मैं यहाँ पे Cl माइनस लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, एक वीक बेस ने एक स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्लेस किया, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है क्योंकि OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, एक लिविंग ग्रुप जो पुअर था वो कैसे रिप्लेस हो गया? नहीं हो सकता। हाँ, तो इसका मैकेनिज्म को देखते हैं। ROH प्लस HX RX प्लस H2। HX टूटता है H प्लस X माइनस। ROH ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर रहते हैं, H प्लस। अच्छा, ये लिविस एसिड है कि लिविस बेस है? लिविस एसिड, और ये लिविस बेस का काम करेगा। ये H प्लस जाके इसमें प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ROH ये प्रोटोनेशन हो गया। वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप। अब ये बाहर आएगा, रिवर्सिबल स्टेप है। ये क्या बनेगा? R प्लस H2। अच्छा, अब ये R प्लस, ये स्टेबल नहीं है। और मीडियम में क्या है? X माइनस।
तो अब x माइनस का अटैक होगा r प्लस पर, और हमें क्या मिल जाएगा, आर एक्स। तो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स, अच्छा आरडीएस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ, अब देखो OH माइनस रिप्लेस होने वाला नहीं था, तो मीडियम को कैसा ले लिया, प्रोटीन, ये HX टूटेगा, जैसे ही H प्लस बनेगा ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। वाटर, इज एन एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप। और इसका बाहर आना, बस यहीं पे आपको ध्यान देना, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, अच्छा ये आर ग्रुप मैंने जनरल के लिए लिखा है, अब ये आर ग्रुप कार्बोकेटाइन के लिए लिखा है मैंने, ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। अगर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर ये अच्छा कार्बोकेटाइन का बनना, अब स्टेबिलिटी देखिए, ये अल्कोहल, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। इस पाथवे से अगर रिएक्शन को जाना है, HX को सेम रख दो, इसको HCl ले, इसको HCl ले लेते हैं, और एक बार 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, एक बार 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, और एक बार 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। HCl से फास्टर रिएक्ट कौन करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, नहीं समझ, तो HCl को सेम रखते हैं, एक बार 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, एक बार 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, एक बार 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, और HX से फास्टर रिएक्ट करेगा 3 डिग्री अल्कोहल। यही काम लुकास ने किया था, लुकास ने क्या किया था, डिस्टिंक्शन, अच्छा ये अल्कोहल, लुकास टेस्ट, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, यहां तुम अल्कोहल ले लेना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, और इसमें क्या ऐड कर देना, HX। अगर अच्छा अल्कोहल सॉल्युबल होता है, अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है, अब इसमें HX ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, RX, और ये RX क्या होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो मुझे यहाँ प्रेसिपिटेट मिलेगा, मुझे यहाँ प्रेसिपिटेट मिलेगा RX का, ये बात समझो। अच्छा अगर ये पाथवे से रिएक्शन जाता है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो, तो 3 डिग्री एल्किन हैलाइड, ये इमीडिएट प्रेसिपिटेशन करेगा ना, 3 डिग्री एल्किन हैलाइड फास्टर रिएक्ट करेगा। अगर अल्कोहल 3 डिग्री है, अगर अल्कोहल 3 डिग्री है तो 3 डिग्री एल्किन हैलाइड बनेगा, और 3 डिग्री एल्किन हैलाइड, अगर ये अल्कोहल 3 डिग्री होगा तो इसमें HX ऐड करोगे तो 3 डिग्री एल्किन हैलाइड का प्रेसिपिटेशन इमीडिएट होगा। तुमने एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ले लिया, अब तुम्हें देखना है ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री की, 3 डिग्री, इसमें थोड़ा सा HCl डाल दो, अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल है तो तत्काल तुम्हें 3 डिग्री एल्किन का प्रेसिपिटेशन। अच्छा अगर वो 2 डिग्री है, अगर इमीडिएट प्रेसिपिटेशन नहीं होता है तो वो 3 डिग्री एल्किन नहीं है, मतलब वो 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है। और अगर 2 डिग्री एल्किन अगर 2 डिग्री एल्किन है तो इमीडिएट प्रेसिपिटेशन नहीं होता, ये प्रेसिपिटेशन आफ्टर आफ्टर 5 मिनट्स होता है। तो हम तो ऐसे ही समझ जाएंगे, अगर HX के एडिशन से तुरंत प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ तो मैं वेट करूंगा, अच्छा प्रेसिपिटेशन हो गया तो वो 3 डिग्री है, तो एक बार समझ आ रहा है, अगर HX के एडिशन से प्रेसिपिटेशन हो गया तो वो 3 डिग्री अल्कोहल, डिस्टिंक्शन हो गया, टेस्ट हो गया। अगर तुरंत प्रेसिपिटेशन नहीं होता तो वो या तो 1 डिग्री या वो 2 डिग्री है। अब मैं कब तक वेट करूंगा, 5 मिनट, 5 मिनट में अगर प्रेसिपिटेशन आ गया तो वो कितना डिग्री है,
2 डिग्री। और अगर 5 मिनट बाद भी प्रेसिपिटेशन नहीं आया तो वो 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है, मतलब वो 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है। और अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो वेट करो, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा आफ्टर 30 मिनट्स। तो मैं 5 मिनट 7 मिनट वेट करूंगा, नहीं होगा तो फिर 1 डिग्री। इस तरह से लुकास ने यूज किया था इसको अल्कोहल का डिस्टिंक्शन के। लेकिन हमारा तो पर्पज था वो रहा ना, हमें तो एल्किनाइड मिलता है। अच्छा 1 डिग्री एल्किनाइड काफी धीरे मिलता है, 1 डिग्री एल्किनाइड काफी धीरे मिलता है। तो अगर 30 मिनट्स तक वेट नहीं करना है तो इसको हीट कर ले। अगर तुरंत प्रेसिपिटेशन हो गया तो 3 डिग्री एल्किनाइड अल्कोहल 3 डिग्री। अगर नहीं हुआ तो 5 मिनट वेट कर। अगर 5 मिनट बाद हो गया तो वो 2 डिग्री। और अगर 5 मिनट 7 मिनट बाद नहीं होता है तो उसको गर्म करना। अगर प्रेसिपिटेशन गर्म करने के बाद मिले तो वो 1 डिग्री। आधा घंटे तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम अल्कोहल का डिस्टिंक्शन कर लेते हैं। और याद रखना अल्कोहल के टेस्ट में लुकास रिएजेंट काफी फेमस है। तो अब मैकेनिज्म को देखते हैं। अच्छा देखो, अगर मैं अल्कोहल लेता हूं, अगर मैं एचएक्स लेता हूं, एचएक्स की रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे पहले एचएक्स ही टूटता है, H प्लस का सप्लाई होता है, ये H प्लस ही जाके प्रोटोनेट करता है और रिएक्शन ड्रिवन होता है। तो कौन सा एचएक्स लेने से फायदा मिलेगा? एचआई। एचआई पहले टूटेगा, फिर एचबीआर, फिर एचसीएल, फिर एचएफ। सबसे ज्यादा एसिडिक यही है। अच्छा अगर एचएक्स को सेम रखते हैं, अगर एचएक्स को सेम रखते हैं तो अल्कोहल को कैसे चेंज कर सकते हैं? कौन से अल्कोहल की रिएक्टिविटी फास्ट होगी? 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए फास्ट होगा, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। देख लो इसको। हाँ 1 डिग्री अल्कोहल है तो कार्बोनेटेड रेंज में वो मैकेनिज्म बनाओ तो 1 डिग्री तुम बोलना, अगर होगा तो मैं करूंगा। मॉलिक्यूल लिखता हूँ। ए, बेटा दे। अब एक एक करके देखो। सो आरओएच प्लस HCl RCl प्लस H2 if alcohol is 1 डिग्री। अच्छा पहले अल्कोहल 3 डिग्री लेता हूँ। जब अल्कोहल 3 डिग्री रहेगा मतलब OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा रहेगा जिसके साथ 3 कार्बन होंगे। कार्बन OH, R1 R2 एंड R3। HCl टूटेगा, H प्लस Cl माइनस, ये H प्लस इसको प्रोटोनेट करेगा, R OH2 प्लस R1 R2 एंड R3, ये लीव करेगा। अच्छा अब ये जो कार्बोकेटन बनेगा ये 3 डिग्री। अब ये जो कार्बोकेटन बनेगा C R1 R2 R3, ये एक प्लानर कार्बोकेटन बनेगा ना। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 3 और एक पॉजिटिव चार्ज। 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 बनाता है, sp2 ट्राइगोनल प्लानर होता है। मैं पर्पसफुली बोल रहा हूँ जब अल्कोहल 3 डिग्री तो रिएक्शन इस पाथवे से जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटन बनेगा। अच्छा अब जब ये 3 डिग्री कार्बोकेटन बनेगा, कार्बन एक ही प्लेन में यहाँ R1 है,
यहाँ R2 है और यहाँ R3 है, एक प्लेन में, और कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज, ये sp2 है, यहाँ एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, इस ऑर्बिटल में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस लोब में जब पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl माइनस आके यहाँ अटैक करेगा, इस लोब में भी अटैक कर सकता है और नीचे भी अटैक कर सकता है। तो अब Cl माइनस का अटैक होगा जब, तो वो एक रास्ता होगा और एक रास्ता होगा। अगर ऊपर से अटैक करता है Cl माइनस, OH माइनस कहां से गया था, ऊपर से OH माइनस गया था, अगर Cl माइनस ऊपर ही आ जाता है तो ये R1 R2 R3 फिर नीचे खुल जाएंगे। और अगर Cl माइनस, क्योंकि Cl माइनस की पॉसिबिलिटी नीचे से भी अटैक करने की, तो अगर ये Cl माइनस नीचे से अटैक करता है तो ये छाता ऊपर की तरफ खुल जाए, ये पहले ऐसे था अभी ऐसे हो जाए, नहीं समझी। तो मुझे क्या मिलेगा, अगर ये 1 होता है, अगर ये 1 होता है, सी Cl R1 R2 R3 ये मिलेगा। लेकिन अगर ये अटैक नीचे से होता है तो Cl R1 R2 ये मिलेगा, दो मिरर इमेज मिलेंगे ना। अच्छा, जैसे ये मिरर इमेज मिलेंगे, दो कंपाउंड मिलेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तुम्हें SN1 और SN2 के पाथवे को जब पढ़ाया था तब लिखाया था रेसिमाइजेशन, भूल गए, दोबारा पढ़ेंगे रिएक्शन। तो ये रेसिमाइजेशन हो गया, और SN2 में क्या होगा, इन्वर्शन, वाल्डन इन्वर्शन, ज्यादा, अच्छा पढ़ लेंगे। तो ये रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, मतलब मुझे 3 डिग्री अल्कोहल में जब HCl का ट्रीटमेंट कराना होगा तो मुझे प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसा आता है, Cl R1 R2 R3, इसमें मैंने HCl ले लिया, ये OH है, तो प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, यहाँ एक बार यहाँ Cl लगेगा, प्लस एक बार यहाँ Cl लगेगा, R1 R2 R3 R1 R2 R3, ये मिरर इमेज मिलेगा ना, दो प्रोडक्ट। हमेशा ऐसा नहीं हो, ये कब होगा, जब ये SN1 पांचवे से जाएगा, अगर यही SN2 से जाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उस केस में सिर्फ क्या होता है, SN2 में क्या होता है, इन्वर्शन, ये Cl यहां से आकर अटैक करेगा, ये इधर से। अच्छा देखते हैं, सात किलो, हाँ अच्छा, इस पाथवे को क्या बोलेंगे वो देखो। ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये RDS है, ये सारे स्टेप रिवर्सिबल है। ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये RDS है। अच्छा, RDS में कितने Cl माइनस का अटैक बाद में हो रहा है, ये फास्ट है और ये स्लो, Cl माइनस का अटैक बाद में हो रहा है और RDS में स्लो स्टेप पे एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, पहले OH, अच्छा इस OH2 का जाना, इस OH2 का जाना पहले, Cl माइनस बाद में आता, और वैसे देखो तो Cl माइनस, ये Cl माइनस OH माइनस को हटा रहा है, तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, एक Cl माइनस OH माइनस को हटा रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन भी कैसा, Cl माइनस के अटैक करने पर OH माइनस नहीं जा रहा है, पहले OH माइनस जा रहा है फिर Cl माइनस अटैक करता है। और RDS में क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो ये क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर। अच्छा, एक न्यूक्लियोफाइल जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और RDS में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो अल्कोहल अगर 3 डिग्री है तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर।
SN1 और इसमें रेसिमाइजेशन हो, देख लो ये मैकेनिज्म था। अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो मैकेनिज्म, इफ अल्कोहल, अच्छा सुनो, अगर अल्कोहल 3 डिग्री तो रिएक्शन SN1 पाथवे, और अगर अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री तो रिएक्शन SN2 पाथवे से जाए, और SN2 पाथवे से जाने में 2 डिग्री और 1 डिग्री में 1 डिग्री फास्टर हो। अगर अल्कोहल 3 डिग्री तो वो SN1 पाथवे से जाए, और अगर अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री तो वो SN2 पाथवे से जाए, और SN2 में भी 1 डिग्री फास्टर SN2 करता है देन 2 डिग्री। याद रखो, तुम्हें कंपैरिजन दिया जाएगा, समझ गए? तो अगर अल्कोहल 1 डिग्री, मैं एक्सट्रीम वाला ले रहा हूँ, इसी से समझ आ जाएगा कि वो क्यों लेना है। अच्छा, अगर अल्कोहल 1 डिग्री है तो RCH2OH HCl, RCH2Cl प्लस H2, ये होगा। अच्छा अभी इधर देखो, तुम लोग जो रिएजेंट की बात कर रहे थे, अगर ये OH, ये अच्छा लिविंग ग्रुप, अगर ये लीव करे, अगर ये लीव करेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पर ये इसको लीव करने देगा तब तो। लास्ट क्लास में जो हम रिएजेंट की बात कर रहे थे उसमें एल्कीन था, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ कोई ग्रुप लीव नहीं कर रहा था, यहाँ हम HX का एडिशन कर रहे थे, H यहाँ के लग रहा था, CH3 CH CH3 प्लस CH3, ये बन चुका था, इसमें किसी को लीव करके जाके C+ बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बन जा रहा था तो हाइड्रेशन हो रहा था। और जब ये टूट कर 1 डिग्री बनेगा तो ये कार्बन इसको टूटने नहीं देगा, क्योंकि इस कार्बन को कोई स्टेबिलिटी नहीं मिली, इंडक्टिव की स्टेबिलिटी है बस। अच्छा, क्योंकि इस कार्बन को कोई स्टेबिलिटी नहीं मिली तो क्या होगा, अब ये जो Cl माइनस है, अच्छा ये पाथवे प्लस H2, ये पाथवे नहीं होगा क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना देगा, तो इसमें क्या होगा, अब ये Cl माइनस, अब ये Cl माइनस जब इसको अटैक करेगा, ये कार्बन है, OH2 के जाने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, ये OH2 को पकड़ ले, जाने नहीं दे, फिर पकड़ ले। अच्छा इसको जाने देगा कब, अगर इसको कोई स्टेबिलिटी मिले, वो स्टेबिलिटी कौन देगा, Cl माइनस का अटैक, Cl माइनस का अटैक होगा और यहाँ से H2O का डिपर्चर होगा, तो यहाँ से H2O का डिपर्चर और यहाँ से Cl माइनस का, ये साथ साथ होगा, अब ये डिपार्ट करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, RCH2Cl प्लस H2, तो ये 1 डिग्री बनेगा नहीं, रिएजमेंट की बात ही नहीं। अब एक काम करते, क्या होता है, अच्छा लिख लो पहले इसको, है बोल, ओ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल, हाँ। अब देखो यहाँ RDS, अच्छा इस वाले मॉलिक्यूल में ये Cl माइनस
और ये दोनों इन्वॉल्व है, ये वाली स्पीसीज और ये वाली स्पीसीज दोनों इन्वॉल्व है, ये आरडीएस होता है। और क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व है तो ये क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर SN2। और यहाँ क्या होगा, इन्वर्सन। अच्छा यहाँ इन्वर्सन की बात नहीं करूंगा, पहले ये दिखा देता हूँ, लिख लो इसको SN2। ये ऑक्सीजन, अच्छा ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल नहीं, ये तो बाहर आना चाहता है, तो इसकी एनर्जी बढ़ी हुई है। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बाहर आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। अच्छा अब ये दोनों इस प्रोडक्ट को डिसाइड करें, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। हम अलग अलग स्टेप में अलग अलग कॉन्सेप्ट से बड़ा बड़ा के देखते हैं कौन सा होगा। ऐसे हर मॉलिक्यूल के लिए, हर मैकेनिज्म के लिए तुम नहीं बोल सकते। हम बोरोडीन होस्डिगर जब पढ़ेंगे तब देखना तुम, वहां एक्सपेक्ट कुछ और ही पढ़ते हैं और आरडीएस कुछ और ही होता है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों इन्वॉल्व होती है हमारी, अरे ऑर्डर, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है ना, ये देख के नहीं बता सकते, कहीं कहीं लग जाता है कहीं कहीं नहीं लगता। हाँ बोलो। इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, स्ट्रक्चर पता है अगर, ये इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल क्या होगा, CH3 CH CH3 OH, ये 2 डिग्री, और टर्शियरी ब्यूटाइल, ये सब पढ़ने के बावजूद भी जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ब्लैंक हो जाते हो, सोचते हो कि टफ क्वेश्चन पता नहीं कैसे आंसर, नाम अलग अलग है तो अच्छी बात है ना। पहले देख लो कि कार्बन का नेचर क्या है, अल्कोहल का नेचर क्या है, और तुम्हें क्लिक करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री, और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आइसो प्रोफाइल, आइसो ग्रुप मतलब 2 डिग्री, इथाइल 2 कार्बन मतलब दोनों 1 डिग्री, टर्शियरी मतलब 3 डिग्री। अब वो तुम्हें डायरेक्ट थोड़ी बोलेगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बोल रहा हूँ, बोल आंसर, अदरवाइज बोल रहे। तो लुकास तीनों में क्या ऐड करोगे। अच्छा टेस्ट का सेंस क्या होता है, जब आपको अलग अलग मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश करना हो तो आप रिएजेंट सेम लेते हैं, ये समझे। जब अलग अलग मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश करना है तो रिएजेंट सेम लेते हैं, एंड व्हाट इज दैट रिएजेंट, तीनों में आपको लुकास ऐड करना है, फिर डिस्टिंग्विश करना, मतलब इसको किसी और से डिस्टिंग्विश कर लिया, इसको किसी और से डिस्टिंग्विश कर लिया, और इसको किसी और से डिस्टिंग्विश कर लिया, तो तीनों का टेस्ट पॉजिटिव है। ये अल्कोहल से था। अच्छा एक बात और, जब अल्कोहल HCl से रिएक्शन कराते हैं तो एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड, RCl प्लस H2, जब यही अल्कोहल HBr से रिएक्शन कराते हैं तो थोड़ा हीट करते हैं, RBr प्लस H2, यही अल्कोहल जब HI से रिएक्शन कराते हैं तो इसको रिफ्लक्स करते हैं, RI प्लस H2। तो कभी कभी रिएक्शन में HCl की जगह पर ये HBr रहेगा और थोड़ा हीट दिया होगा। अच्छा रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको फिर, अच्छा प्रोडक्ट्स के जो वेपर्स बनते हैं उसको फिर कंडेंस कर लेते, फिर हीट करते, फिर कंडेंस करते, मतलब जब तक फाइनली प्रोडक्ट सारे नहीं बन जाते, प्रोडक्ट को लीव करने नहीं देते। कंडेंसेशन इवापोरेशन, कंडेंसेशन इवापोरेशन, ये जो कंटिन्यूअस करते हैं इसको रिफ्लक्स, इसमें हीट करने की जरूरत पड़ती है। और इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्यों लेते हैं, यूज ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बुक से कहीं भी पूछ के इसका रीजन बताना, पूरी बुक पढ़ना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये लेने का पर्पस, इसका रीजन, एक लाइन का एक वर्ड लिखा होगा, वो होमवर्क है तुम लोगों को रेज कर दूंगा बुक पर। अच्छा और बाकी
ये कंडीशंस ऐसे होते हैं, इसी में प्रोडक्ट्स ऐसे मिलते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात। HBr में हीटिंग और HI में रिफ्लक्स। ये साइड में क्लोज करके रखो। ओए मोबाइल में बुक खोल लो, बुक। मोबाइल में रेडीमेड आंसर। एनहाइड्रस जेडेंसिल्स, ये assertion, anhydrous gel CO2 is used when alcohol is treated with it. Reason, एक रीजन दे देता। और बोथ assertion and reason is correct, assertion is correct, reason is wrong, assertion is wrong, reason is correct, both are correct, both are wrong। ठीक है, पढ़ना इतने आसानी से नहीं मिलेगा, किसी कोने में किसी नोट में इंपॉर्टेंट पढ़ना। अच्छा नेक्स्ट लिखो, अल्कोहल फ्रॉम क्या था, और वो हो गया, फिर क्या था, PCl5। देखो इधर, यही अगर हम अल्कोहल लेते हैं और इसका PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर मैकेनिज्म नहीं पढ़ना तो PCl5 की जो ज्योमेट्री होती है, PCl5 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। अच्छा ये बॉन्ड sp2 होता है, ये बॉन्ड sp2 होता है, ये बॉन्ड sp2 होता है, ये pd होता है, और ये तुम्हें याद होगा, हमने बेंड्स रूल पढ़ा था, cos थीटा इज इक्वल टू s बाय s माइनस 1। इससे कैलकुलेट किया था। अच्छा जितना p कैरेक्टर होगा, जितना p कैरेक्टर होगा, परसेंटेज p कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूड। कौन सा लेंथ बड़ा होगा, जिसमें p कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसमें p और p कैरेक्टर d कैरेक्टर है, ये लेंथ काफी बड़े होगी। इसको कहते हैं एक्सियल, इसको कहते हैं एक्सियल। ये क्या है, इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल और ये इक्विटोरियल। ये वाले बॉन्ड्स लंबे होते हैं और वीक होते हैं। तो जब रिएक्शन में PCl5 पार्टिसिपेट करेगा, ये दोनों बॉन्ड एक साथ टूटेंगे और PCl3 ये इंटैक्ट रहेगा। तो अगर ये रिएक्शन को तुम्हें लिखना है, तुम्हें पता चल गया PCl5 को टूटेगा क्या, ये दोनों। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात नहीं करता तो रिएक्शन कैसे होता है, आर। अच्छा फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली हाई होता है। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड अगर कहीं बन सकता है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनता है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज्यादा होती है। तो आरओएच, फॉस्फोरस, सीएन, 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 समझे। अब बस इसको ऐसे तोड़, ये क्या मिलेगा, आर सीएल प्लस पीओ सीएल3 प्लस HCl। इसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आता है, ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। सारे मैकेनिज्म को बाईपास करके इस तरह से प्रोडक्ट हो जाए। अब मैकेनिज्म देखते कैसे, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। बिकॉज ऑफ दिस ज्योमेट्री मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये टूट के प्रोडक्ट। अब मैकेनिज्म देख लो इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैकेनिज्म एग्जाम में याद नहीं रहेगा। ये सब साइड में पेंसिल से बना के प्रोडक्ट लिख लो। ये अल्कोहल लेते हैं R1 R2 R3, PCl5 के साथ रिएक्शन हो रहा है, फॉस्फोरस
के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। phosphorus have empty d orbitals. There is presence of, एक दो रिएक्शन में ये पाथवे लिख के समझ लेना, तुम्हें बाकी बहुत सारे रिएक्शंस भी समझ आने लगता है कि होता क्या है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ओवर ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन फास्फोरस के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देता है। R1 R2 R3 इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस को दिए, और फास्फोरस ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं तो फास्फोरस के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। और फास्फोरस के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हैं? 1 2 3 4 और 5। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, यहाँ क्लोरीन बाहर आएगा। और जैसे ही क्लोरीन बाहर आएगा फास्फोरस के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो चला जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अपीयर होगा? Cl माइनस के ऊपर। मतलब मीडियम में Cl माइनस आ गए। अच्छा, ये Cl माइनस, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो है, लेकिन ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है क्योंकि वाटर थोड़ी है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं। देखो, अगर ये बाहर आ जाता है, ऐसा तब होगा जब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये कार्बोकेटन कितना डिग्री बनेगा? 3 डिग्री। तो रिएक्शन कौन से पाथवे से जाएगा? SN1। लेकिन क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये बाहर नहीं आएगा। अच्छा, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग पहले हो जाता है और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो SN1, लेकिन ये वो यहाँ पर नहीं होगा। तो रास्ता क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग ये साइमल्टेनियसली होना पड़ेगा। और इस Cl माइनस का अटैक, इस Cl माइनस का अटैक अगर मैं यहां से दिखाता हूं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन के इस वाले एंड में, कार्बन के इस वाले एंड में बहुत बल्कि ग्रुप लगे हुए, है ना? यहाँ बहुत सारे बल्कि ग्रुप होने की वजह से Cl माइनस का अप्रोच इधर से नहीं हो सकता। अरे 5 5 4 4 क्लोरीन जुड़े हुए फॉस्फोरस सोडियम, ये Cl का अप्रोच यहां से नहीं हो सकता, इस एंड से। फिर एक ही रास्ता बचता है, Cl का अप्रोच इस एंड से होगा, मजबूरी में ही सही, लेकिन यही रास्ता बचा। अब इसको बाहर आना पड़ेगा, तो अब मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, इन्वर्सन हो जाएगा। ये पहले ऐसे था, सेल का अप्रोच यहां से नहीं होगा, सेल का अप्रोच यहां से होगा। अच्छा, जैसे ही सेल का अप्रोच यहां से होगा, ये पहले सीधा होगा। अच्छा, ये बाहर आएगा और सीएल यहां जुड़ जाएगा, ये छाता उल्टा हो जाएगा। तो सीएल R1 R2 एंड R3। अब ये क्या क्या बनाइए? फॉस्फोरस कितने क्लोरीन है? 1 2 3 और 4। और ये क्या है? OH। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ये क्लोरीन बाहर आ जाता है। तो हमें क्या मिल जाएगा? फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो Cl3 प्लस HCl, और ये एल्किल है। अच्छा, ये एल्किल है, ये SN2 पाथवे से गया है, और ये इन्वर्शन हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट देगा। देख लो मैकेनिज्म।
ये फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन था, ये इलेक्ट्रॉन सारे क्लोरीन के तरफ शिफ्टेड थे, इसलिए इसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया। तुम्हारा क्वेश्चन यही था, क्या था क्वेश्चन? हाँ माइनस आई लग रहा है ना, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन ले लिया। बोल सकते हुआ। नेक्स्ट, अच्छा इस रिएक्शन से सिर्फ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ही ये एग्जिस्ट करता है, बाकी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस पाथवे से हम आरबीआर और आर आई नहीं बना सकते। तो अगर मुझे आरबीआर बनाना है, तो दूसरा पाथवे जाना होगा। बेटा उसको अल्कोहल लेते हैं, आरओएच प्लस पीसीएल3, पीसीएल3 पीसीएल5 एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जो पीसीएल3 होगा ये 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, 3 आरसीएल बनाएगा प्लस H3PO3। देखो अब ये कैसे हो, ये भी SN2 पाथवे से ही जाए। R1 R2 R3 OH। अच्छा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो इधर, फिर फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, क्लोरीन बाहर आ गया, ये Cl-, ये Cl- मीडियम से, अगर Cl- टूट के बाहर आ रहा है और वो मीडियम से अटैक कर रहा है, तो ये SN2 होगा। किसी मॉलिक्यूल में अगर Cl- बाहर आए बिना, ज्योमेट्री अगर फेवर करती है, Cl- के बाहर आए बिना, कभी कभी ज्योमेट्री ऐसा फेवर करती है कि Cl- यहीं से इसको अटैक कर दे, मतलब बॉन्ड टूटा और वो यहीं से इसको अटैक कर दे। अगर ये Cl- टूट के मीडियम में आ गया, तो वो दोबारा इस साइड से अप्रोच नहीं करेगा, तो इसके लिए एक ही अप्रोच बचता है, फिर ये वाला अप्रोच नहीं होगा, ये वाला अप्रोच बचता है, और ये पाथवे क्या हो जाएगा, SN2। और अगर ज्योमेट्री फेवर करती है, जो कि SOCl2 के केस में होगा, SOCl2 के केस में हम देखते हैं कि ये Cl- बिना टूटे, मतलब जब ये बॉन्ड टूट रहा होता है, ये मीडियम में नहीं आता, क्योंकि अगर मीडियम में आ गया तो बैक साइड अटैक करेगा, ये टूट रहा होता है और वो यहीं से इसको अटैक कर देगा, तो यहां से टूटते वक्त अगर यही अटैक कर देगा, तो वो क्या होगा, रिटेंशन। उस केस में हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनेट। और अगर ये Cl- मीडियम में आ गया, तो वो SN2। अच्छा, मीडियम में आके अटैक किया, कैसे पता कर सकते हैं, क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, अगर क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, अच्छा SN2 मतलब क्या, बायोमॉलिक्यूल, इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं और क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। अगर क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रेट बढ़ रहा है, मतलब क्लोराइड इन्वॉल्व है, ये तो इन्वॉल्व हो गई ना, ये स्पीसीज तो इन्वॉल्व होगी, तो Cl2 को बढ़ा के देखते हैं, रेट बढ़ गया, मतलब SN2। Cl को बढ़ा के, Cl- को बढ़ा के देखते हैं, रेट नहीं बढ़ रहा, मतलब SN। तो हाँ, अब क्या मिलेगा हमें, Cl R1 R2 एंड R3। अच्छा प्लस ये क्या मिलेगा, फॉस्फोरस OH Cl एंड Cl। इसमें दिक्कत क्या है, अच्छा फॉस्फोरस के साथ ये जो 3 क्लोरीन था, फॉस्फोरस के साथ ये जो 3 क्लोरीन था, ये इक्विटोरियल था, ये भी इक्विटोरियल था और ये भी इक्विटोरियल। किसी भी कारण की वजह से फॉस्फोरस का ये वाला बॉन्ड क्लोरीन के साथ टूटा, वहां पे क्या आ गया, OH। इस रिएक्शन को अगर ऐसे ही छोड़ देते, तो दिस इज द मैसेज टू मी कि फॉस्फोरस के साथ कोई एक क्लोरीन का बॉन्ड वीक था और वही टूटा होगा। नहीं सर, अगर तुम इस रिएक्शन को यहीं तक छोड़ देते,
फॉस्फोरस के साथ तीनों क्लोरीन इक्विवेलेंट पोजीशन पे थे। ये फॉस्फोरस क्लोरीन, ये फॉस्फोरस क्लोरीन, ये फॉस्फोरस क्लोरीन, ये बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी सब सेम होती है। अगर तुम फॉस्फोरस क्लोरीन का एक बॉन्ड हटा के यहाँ OH लगा देते, सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना, OH फॉस्फोरस के साथ आ गया और फॉस्फोरस का Cl यहाँ आ गया, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अच्छा, अगर यहां तक छोड़ देते, इसका मतलब फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन का एक ऐसा बॉन्ड था जो वीक था, तो बाकी दो क्या किए, बाकी दो भी टूटे। अगर एक टूटा है तो बाकी भी दो टूटे। अच्छा, बाकी दो टूट के क्या देंगे, अब ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ दोबारा रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये वाला फॉस्फोरस Cl, ये वाला फॉस्फोरस Cl एक दूसरे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। ये वाला मॉलिक्यूल एक और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनेगा, फॉस्फोरस OH OH Cl प्लस Cl R1 R2 R3, यहां एक और बच गया, वो फिर रिएक्ट करेगा, फॉस्फोरस OH OH OH, और ये क्या होगा, Cl R1 R2 और R3। अब ये क्या है, POH H3 H3 PO3, और ये कितने मॉलिक्यूल, तीन, और ये 3 H3PO। इसमें अलग प्रोडक्ट मिलना, उसमें अलग प्रोडक्ट मिलना, ये मैकेनिज्म से समझ आता है कैसा क्यों हो, देख लो। हाँ, इस रिएक्शन को यहां तक मत छोड़, अगर तुम यहां तक छोड़ देती तो प्रोडक्ट यहाँ क्या लिखोगी, PCl2OH, या ऐसे लिखोगी तुम POH Cl2, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट मुझे H3PO3 मिलता है। जब मैं स्टडी करता हूँ प्रोडक्ट्स क्या क्या मिल रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट मुझे H3PO3 मिलता है। और H3PO3 कैसे मिल सकता है, पहले फॉस्फोरस के साथ एक क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होगा, फॉस्फोरस के साथ एक क्लोरीन, उसके बदले में क्या आ गया, तुम देखो ना, ये दोनों प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट, और इसको देखो, कार्बन के साथ OH था, ये OH कहाँ आ गया, फॉस्फोरस के साथ, और फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन था, वो कहाँ गया, कार्बन के साथ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। फॉस्फोरस के साथ एक क्लोरीन बॉन्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, क्योंकि ये फॉस्फोरस के साथ तीनों क्लोरीन इक्विवेलेंट पोजीशन में, तो सिर्फ एक OH का सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, बाकी तो जो Cl लगे उसका भी सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब नेक्स्ट मॉलिक्यूल ये फिर पार्टिसिपेट कर गया होगा, यहाँ दूसरा OH आ गया, फिर ये पार्टिसिपेट कर गया, और यहाँ तीसरा OH आ गया। ये मॉलिक्यूल क्या है, H3PO, और H3PO3 बनने के लिए इसने तीन क्लोरीन सैक्रिफाइस किया, तो ये तीन मॉलिक्यूल रिएक्ट क्या होगा, ये तीन आरसीएल। यही अगर मैं आरसीएल लेता, अब आरओइस लेते, और यहाँ पे पीबीआर3 SN2 अटैक होता, लेकिन पीबीआर3 इसको नीचे लिख देना, इन सिटू प्रिपेयर कर, कैसे, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कभी बताया था तुम लोग, हाँ बताया था, उसमें एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, 109 की जगह 60 डिग्री होता है, वो काफी रिएक्टिव होता है। तो P4, इसको फिर अगर पी ब्लॉक पड़ेगा, 6 Br2 4 PBr, यहाँ क्या मिलेगा, RBr प्लस H3PO, यही 3 ROH प्लस Pi3 P4 प्लस 6 I2 4 Pi3 3 RI प्लस H3PO3। थायरिल क्लोराइड SOCl2 है ना, ए देखो, अल्कोहल प्लस, तो अल्कोहल
प्लस SOCl2 इन एब्सेंस ऑफ pyridine, सिर्फ SOCl2 ले रहे, pyridine नहीं, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, SNI, ROH plus SOCl2 in presence of pyridine, SN2, RCl plus SO2 plus HCl. SOCl2 in presence of pyridine, SOCl2 in presence of pyridine, ये है डाल्टन्स प्रोसेस. अच्छा, इन डाल्टन्स प्रोसेस is most preferred process for preparation of alkyl chlorides because the other products being gaseous, namely SO2 and HCl, leaves the reaction mixture RCl form requires no purification. समझिए मैकेनिज्म. सारी कहानी बोलने के पीछे पर्पस ये था. अब ये मैकेनिज्म समझ आ जाता है. SO2 का स्ट्रक्चर SOCl, सल्फर के पास भी सल्फर और फास्फोरस. अगर फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, अगर फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, और सल्फर भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है. ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर सल्फर को दे दिए. ROH प्लस SO माइनस Cl एंड Cl. ये समझे. अच्छा, द ज्योमेट्री of the intermediate, the geometry of the intermediate is such that Cl minus attacks internally एक काम करो, इसको R1 R2 R3 कर रहा हूं मैं. R1 R2 R3. बोलो क्या करेंगे, कौन से क्या स्टेप करेंगे. ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया. अच्छा, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज बैक करेगा सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप लीव करेगा, लेकिन मीडियम में नहीं जाएगा. क्लोरीन इंटरनली इसको अटैक करता है, ऑक्सीजन का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा. ये सब कुछ कॉन्संट्रेट हो. ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बैक कर रहा है, सल्फर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो, Cl बाहर आता है. मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऐसी होती है कि Cl इस कार्बन को अटैक करता है. इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता. वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि इस कार्बन को
अगर तुम तोड़ के इसको बाहर निकाल दो, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अच्छा, सब चार्ज स्टेबिलाईजेशन की वजह से ये बैक किया, सीएल बाहर आया, सीएल मीडिया में नहीं जाते, नहीं अटैक करे, और ये टूट के बाहर। तो मॉलिक्यूल क्या मिलेगा मुझे? अच्छा, इसमें इन्वर्शन होगा? नहीं होगा, नो इन्वर्टेड, नो इन्वर्शन। R1, R2, R3, ये सीएल प्लस, अच्छा ये एस डबल बॉन्ड हो, सीएल, और ये OH। भाई समझ गए? ये सीएल बाहर आता है, ये बॉन्ड SO2 प्लस HCl। अच्छा, ये सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बनने का ड्राइविंग फोर्स क्या है? एंट्रोपी का बढ़ना। ये दोनों ही गैस होकर, ये सीएल का अटैक इन्वर्शन कब करेगा? अरे इन्वर्शन तब होगा ना जब बैक साइड अटैक होगा, तो यहाँ इन्वर्शन नहीं होता है। अब इसको एक्सप्लेन करना था हमें। प्रोडक्ट को पहले आइसोलेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट को आइसोलेट करके उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी देख। ये अल्कोहल अगर लाइट को राइट घुमा रहा था, तो ये भी लाइट को राइट ही घुमा। अब इसको एक्सप्लेन करना है, ये तो मिल गया। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया? तो लॉजिक ये लगा, ये सीएल माइनस बाहर है, अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है और HCl भी बाहर आ रहा है। इस रिएक्शन को करते वक्त जब डाइक्रोमेट टेस्ट करते हैं, डाइक्रोमेट टेस्ट में ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, और HCl का फॉर्मेशन होता है। ये अमोनिया से देख सकते हैं, HCl भी बाहर आ रहा है, SO2 भी बाहर आ रहा है। अच्छा, ये भी एसिडिक गैस है, ये भी एसिडिक गैस है, रिएक्ट नहीं करती है, तो अलग अलग से टेस्ट कर लो। प्रोडक्ट देखा, तो ये लाइट को राइट घुमाता था, ये भी लाइट को राइट घुमाता, SO2 बाहर आ रहा है और HCl बाहर आ रहा है। अब तुम इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करो। तो मैं बाउंड हो गया एक्सप्लेन करने के लिए कि क्लोरीन ने इंटरनली रिएक्ट किया होगा, क्लोरीन ने इंटरनल अटैक किया होगा, इसलिए इन्वर्सन नहीं होगा। अच्छा, ये ये सल्फर क्लोरीन का बॉन्ड इतना भी बड़ा नहीं है। अगर ये मीडियम के बाहर आता, अगर ये मीडियम के बाहर आता, तो ये बैक साइड अटैक करता, और ये बॉन्ड इतना भी बड़ा नहीं है कि इससे लगे लगे रह के बैक साइड अटैक करता। तो क्या किया होगा जब ये टूट रहा था? नहीं अटैक। अच्छा, अब पीरिडिन लेने से क्या हो जाता है? ये SNI किसमें हो जाता है? SN2। पीरिडिन क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्यारा सा पीस। पीरिडिन, ये स्वीटेस्ट बेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, बेस क्या करता है? OH माइनस का डोनर है, बेस OH माइनस डोनेट करता है। तो जैसे ही तुम वाटर में पीरिडिन लोगे, तो ये क्या करता है? SOCl2, SOCl2, जब हम पीरिडिन लेते, तो ये OH माइनस का सप्लाई करता है, और ये एक्सचेंज होता है, SOHCl प्लस Cl माइनस 12। इसको हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं। जैसे ही वाटर में पीरिडिन के दो चार बूंद देती, पीरिडिन जाते ही बेस है, OH माइनस सप्लाई होता है, ये OH माइनस SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ये क्या देता है? OHCl, और एक Cl बाहर आ गया। अच्छा, अब ये Cl किस में आ गया? मीडियम में। और जैसे Cl मीडियम में आ गया, ये बैक साइड अटैक करेगा, और रिएक्शन क्या होगा? इन्वर्शन SN2। कब? जब pyridine होगा। हो गया।
मैं तो यही कलम घुमा दी, मैं तो बस इतना सा कलम घुमा दी। चार्जेस प्रोसेस समझ आया? नहीं, तुम बस नोट कर लो, Cl माइनस इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine लिख देता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine Cl minus from medium attacks and inversion takes place.